हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने इफ़ एल्स के कुछ प्रैक्टिकल देखे थे, इफ़ एल्स के कुछ प्रोग्राम्स हमने समझे थे। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कोड है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है और हमारी प्रैक्टिस के लिए भी ज़रूरी है। तो उसको एक बार करके देखते हैं, वो कोड हम देखते हैं चला के कैसे वो बनेगा। तो क्वेश्चन है आज का हमारा कि सपोज़ करो आपको एक सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेटर बनाना है जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये अपने को सारे चारों अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए, लेकिन एक बार में एक ही ऑपरेशन होने चाहिए। हम यूज़र से पूछेंगे भी, हम यूज़र को ऑप्शन देंगे कि कौन सा उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इस तरीके का जो कोड होता है इसको हम बोलते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। तो क्वेश्चन हो सकता है राइट अ प्रोग्राम फॉर ए मेन्यू दैट इज 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। मतलब इस तरह से हम 1 प्रेस करेगा तो एडिशन होगा, 2 प्रेस करेगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके के ऑप्शन हम देंगे। ओके, तो इसको हम यही इफ़ और एल्स के साथ करेंगे। तो आज देखते हैं ये चीज़ हम किस तरह से ये काम हम कर सकते हैं। ओके, चलिए, मुझे अगर ये स्क्रिप्ट लिखनी है तो हम सब जानते हैं कि फाइल में न्यू फाइल ऑप्शन हमारे पास है। इस ऑप्शन से हमारे पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाती है और इस न्यू फाइल पे हमारे को स्क्रिप्ट लिखनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मेन्यू डिस्प्ले कराना होगा। तो मेन्यू डिस्प्ले कराने के लिए आपको क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है। अब प्रिंट फंक्शन में मैंने आपको अभी तक शायद ये बात बताई नहीं है कि थ्री टाइम इन्वर्टेड कॉमास या 3 टाइम आप अपोस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हैं। 3 टाइम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करेंगे तो इस केस में क्या होता है कि जैसा आप लिखोगे, जहाँ आप एंटर प्रेस करोगे वहाँ ऑटोमेटिक एंटर प्रेस हो जाएगा। जहाँ आप टैब लगाओगे उस केस में वो मतलब उतना ही वाइट स्पेस लेगा। वाइट स्पेस कैरेक्टर कौन से होते हैं, जैसे लाइक स्पेस और एंटर, मतलब टेक्स्ट जो आप जैसा लिखोगे वैसा ही प्रिंट होगा। मल्टी लाइन में आपको लिखना है तो मल्टी लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ओके, मतलब एक प्रिंट स्टेटमेंट में मल्टी लाइन का यूज़ करके आप मल्टीपल लाइन के अंदर कैसे डेटा लिख सकते हैं, कैसा प्रिंट करवा सकते हैं, वो चीज़ हम थोड़ा सा समझेंगे। मैं एक बार एंटर प्रेस कर देता हूँ नॉर्मल, और यहाँ लिख देता हूँ एंटर, या हम लिखेंगे प्रेस, गलती से कैप्स लॉक ऑन हो गया, प्रेस 1। पहले मेन्यू हमें शो करना है, तो मेन्यू में क्या आएगा, प्रेस 1 फॉर एडिशन, देन press 2 for subtraction, then press 3 for multiplication, and press 4 for division। नॉर्मल अपने को ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब देखो, इससे आप बोलोगे सर इनसे होगा क्या, इससे हमारे को सीखने को मिलेगा कि पहली बात तो ये सीखने को मिलेगी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। अब ज़रूरी नहीं है आपको ये मेन्यू दे दिया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यही वाला क्वेश्चन आपके पास उठ के आ जाए। आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम डेवलप करना है या कोड लिखना है जिसमें आपको एरिया कैलकुलेट करना है। अब एरिया रेक्टेंगल का हो सकता है, रेक्टेंगल का भी हो सकता है, स्क्वायर का भी हो सकता है, सर्कल का भी हो सकता है, ट्रायंगल का भी हो सकता है। मतलब डिफरेंट शेप है और आप उसको उन शेप्स का ऑप्शन आपको दे दिया जाए कि अगर प्रेस 1 प्रेस करेगा यूज़र, देन कैलकुलेट करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यूज़र अगर 2 प्रेस करेगा तो देन आपको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। एक ये हो सकता है। उसी तरह से जैसे सपोज़ करो कि हम एक कोड लिख रहे हैं कि मुझे मूवी बुकिंग के लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कोड लिखना है, स्क्रिप्ट लिखना है। तो उसमें जैसे डिफरेंट टाइप की सीट्स होती है थिएटर में। तो अब डिफरेंट टाइप, तो अब आप हमारे पास यहाँ पर GUI तो है ही नहीं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तो है नहीं जिससे कि यूज़र सेलेक्ट कर सके ये पर्टिकुलर सीट या ये पर्टिकुलर एरिया की सीट मुझे चाहिए। तो आप उसको बताओगे, आपको 1 प्रेस करोगे तो इस अमाउंट की सीट मिलेगी,
प्रेस 2 करोगे तो इस अमाउंट की, जैसे आप बोलेंगे कि 1 प्रेस करेंगे तो नोबल सर्किल, प्रेस 2 प्रेस करेंगे तो ड्रेस सर्किल, ठीक है, अपर सर्किल, बालकनी, बॉक्स, जो भी हमारे मूवी में एरिया डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मूवी थिएटर में एरिया डिफरेंट, तो आपको उस तरह का ऑप्शन मिल सकता है। ओके, तो मेन्यू ड्रिवन, यहाँ समझना ये है कि मेन्यू ड्रिवन कोड आपको लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, यूजिंग इफ एल्स। सिंपल, हमने यहाँ मेन्यू बना लिया, लेकिन अब मेन्यू बनाने के बाद ये तो मेन्यू डिस्प्ले हो गया। अब आप यूज़र से कहोगे भैया अपनी चॉइस एंटर करो, तो चॉइस एंटर कराने के लिए आप क्या करोगे, एक CH वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। CH वेरिएबल हो गया हमारा चॉइस वेरिएबल। CH इक्वल टू, आपको रीड करना है, क्या वैल्यू रीड करनी है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रीड होगी, और रीड होगी तो क्या होगा, इनपुट होगा। इनपुट होगा मतलब हम कर देंगे यहाँ पर इनपुट फंक्शन, और यहाँ लिखेंगे एंटर योर चॉइस। CH वेरिएबल हमने चॉइस रीड कर ली। अब हम तो ये मान के चल रहे हैं यूज़र 1, 2, 3 और 4 इनके अलावा कोई और वैल्यू एंटर करेगा नहीं, बट यूज़र तो यूज़र है। अगर यूज़र से गलती से कोई और वैल्यू एंटर हो जाए तो उस केस को कैसे हैंडल करना है वो भी हम देखेंगे, या यूज़र ने जानबूझ के कोई गलत वैल्यू एंटर कर दी तो अपने को क्या करना है, दोनों केस एक ही हैं। और अगर इनमें से कोई करेक्ट वैल्यू एंटर करी तो हमें क्या करना है, तो केस जो बन रहे हैं वो क्या क्या बन रहा है कि मैं बोलूँ इफ़ चॉइस इक्वल टू 1, तो अब हम अगर यहाँ पर चॉइस इक्वल टू 1 लिखेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आ ही गया होगा। मैंने जब यहाँ पर लिख दिया कि इफ़ चॉइस इक्वल टू 1, इसका मीनिंग क्या हो गया कि यूज़र ने अगर 1 प्रेस किया है तो वो CH वेरिएबल की वैल्यू बन गई। तो आप क्या लिखोगे यहाँ क्या मीनिंग हो गया, CH वेरिएबल की वैल्यू 1 है और हमारे पास भी 1 है, दोनों इक्वल हो गए। तो अब अपने को कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए आपको 2 नंबर्स चाहिए, 2 नंबर आपको इनपुट लेना पड़ेगा। आप क्या कहोगे, V1 में वैल्यू एंटर कर दें, V1 इक्वल टू इंटीजर और इनपुट और इंटीजर क्लोज। क्या लिखोगे मैसेज, एंटर वैल्यू 1 या एंटर फर्स्ट वैल्यू, देन इसके बाद ऐसा ही V2 इंटीजर इनपुट एंटर सेकेंड वैल्यू, दोनों वैल्यू रीड करी। अब 1 पर क्या ऑपरेशन करना था, 1 पे एडिशन करना है। तो एडिशन का सिंपल क्या होगा, रिजल्ट इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 प्रिंट करा दो। ये प्रिंट करा दिया था, क्या प्रिंट करा दिया, रिजल्ट प्रिंट करा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट इक्वल टू कॉमा लगा दो RES। अब सिंपल सा यही कोड आपको लिखना है। अब देखो अगर मैं इसको सिंपल इफ़ से करता हूँ, समझना बात को, अगर मैं इसको सिंपल इफ़ से, मैंने कॉपी कर लिया ये कोड, कॉपी करने के बाद सिंपल इफ़ से करूँगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, मैं सिंपल इफ़ से लिखूँगा। क्या लिखूँगा, इफ़ CH, हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पर, इफ़ और इफ़ एल्स दोनों। CH अगर 1 है तो क्या करना है, और CH अगर 2 है तो क्या करना है, ये हमने बता दिया। 2 होने पर हमने वही 2 वैल्यू रीड करनी है, बस यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस की जगह माइनस करना होगा। ऐसे ही फिर मैंने कहा कि इफ़ CH की वैल्यू अगर हमारे किसके इक्वल हो, 3 के इक्वल हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये कोड लिखना है। लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक यूज़ करते हैं हम। और इसके बाद मैं लिखता हूँ इफ़ CH इक्वल टू 4, तो क्या होना चाहिए, इफ़ CH इक्वल टू 4, तो यहाँ पर बन गया हमारा, दोनों वैल्यू रीड करनी है और उसके बाद डिवाइड करना है। क्योंकि हमने क्या लिखा है, देखो यहाँ पर 4 के ऑप्शन में क्या लिखा है, डिवीजन। तो डिवीजन के लिए हम ये सिंपल ऑपरेटर हमारा यूज़ होता है, वो हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, ये बात हो गई। बट यहाँ पर क्या है कि अब मैं वो ऑप्शन नहीं दे सकता कि हाँ अगर यूज़र ने कोई और वैल्यू प्रेस कर दी अदर देन, तो अच्छा चलो वो वाली ऑप्शन भी अगर मुझे देना हो तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इफ़ CH, ध्यान से देखना सभी, इज़ नॉट इक्वल टू 1,
और सी एच नॉट इक्वल टू और, ये और ऑपरेटर मैंने बताया था आपको, लॉजिकल ऑपरेटर था, और यहाँ है सी एच नॉट इक्वल टू किसके 3, और लिखेंगे और सी एच नॉट इक्वल टू 4। ना तो सी एच अभी हमारा 1 के इक्वल हो रहा है, ना 2 के इक्वल हो रहा है, ना 3 के, ना 4 के, मतलब सी एच की वैल्यू 1 2 3 4 में से कुछ नहीं है, इसके अलावा ही कोई और वैल्यू एंटर कर दी। देन आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, और क्या लिखना है प्रिंट में, यहाँ लिख दोगे इनवैलिड चॉइस। ओके, एक बार मैं इस कोड को सेव करता हूँ। सिंपल इफ से कर रहा हूँ अभी मैं इस कोड को, तो मैं इफ़ और एल्स दोनों का यूज़ करके भी आगे हम करेंगे, ताकि अपने को समझ में आए कि अगर मुझे इफ़ से काम करना है तो कैसे होगा, इफ़ एल्स के साथ काम करना है तो कैसे होगा। मैं लिखता हूँ सिंपल कैलकुलेटर डॉट पी वाई था, बट यहाँ अगर हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं इसलिए मैं इफ़ लगा देता हूँ, इसमें यहाँ पर इफ़ लगा हुआ है इसलिए। ओके, इसको रन करने के लिए अपने को क्या करना होगा, F5 प्रेस कर दो, रन मॉड्यूल पर क्लिक कर दो। अब आप देख रहे हो ये जो आया है हमारे पास, दिस इज़ कॉल्ड अ मेन्यू। ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, एक मेन्यू डिराइव कर रहा है, इस प्रोग्राम को मेन्यू डिराइव कर रहा है। तो मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 में से कोई आपको वैल्यू प्रेस करनी है। सपोज करो यूज़र ने प्रेस कर दिया 7, जो ना 1 के इक्वल है, ना 2 के इक्वल है, ना 3 के इक्वल है, ना 4 के इक्वल है। 7 प्रेस कर दिया और एंटर प्रेस किया, तो क्या आ गया, इनवैलिड चॉइस आ गया। तो बहुत अच्छी बात है। ये तो देखो अपने को क्या समझ में आया कि हमने जो लिखा था ये कोड, कि देखो 1 2 3 4 में से जो हमने ऊपर कंडीशन लिखी थी उन कंडीशन से कोई सा काम नहीं हुआ, यहाँ वाला काम हो गया कि 1 2 3 4 में से कुछ भी नहीं है, ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है। तो आपको क्या करना है, ये प्रिंट कर देना है। अच्छा चलो, अब ये हम समझते हैं कि अगर मैं करेक्ट वैल्यू एंटर कर दूंगा, करेक्ट वैल्यू एंटर करूँगा तो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन एंटर करूँगा। लाइक मैंने कहा मेरा करेक्ट ऑप्शन है 1, तो मैंने 1 प्रेस कर दिया। 1 प्रेस करने पर फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है, ठीक है, हमने कहा फर्स्ट वैल्यू एंटर करी मैंने 10, सेकेंड वैल्यू 15, दोनों एंटर होने के बाद यहाँ क्या आया, ओके यहाँ क्या आ गया 25, और इनवैलिड चॉइस फिर भी आ रहा है। तो ये काम तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, बिकॉज यहाँ क्या है 1 और 2 और 4, तो और की जगह अगर मैं यहाँ एंड लगाऊंगा, वन एंड 2, ओके इसको रन करते हैं। सेव किया, मैंने गलत ऑपरेटर यूज़ कर लिया है तो उस कारण ये काम हो रहा है। मैंने लिखा सपोज करो इस बार किया 7, तो इनवैलिड चॉइस आ रहा है। फिर से रन किया, थोड़ा गलत ऑपरेटर ले लिया था, यहाँ देख लेते हैं। और की जगह अपने को क्या लिखना होता है, एंड। ये इस तरीके की जो एरर है ये हमारी क्या होती है, लॉजिकल एरर कहलाती है। 10 प्रेस किया और 15 प्रेस कर दिया। तो अब देखो अभी प्रॉब्लम क्या थी, क्यों मैंने और को एंड में चेंज किया, एक बार आप ये समझिए। इसने 25 रिजल्ट तो करेक्ट दिया था, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये इनवैलिड चॉइस भी दे रहा था, जबकि मेरी चॉइस तो वैलिड थी। 1 2 3 4 में से एक चॉइस थी ना, वैलिड चॉइस थी। तो ये मैसेज नहीं चाहिए था मुझे, इनवैलिड चॉइस वाला जो मैसेज था वो नहीं चाहिए था। अच्छा है आप लोगों के सामने ही ये एरर भी आ गई। तो इस एरर से आपको ये सीखने को मिली, इस सर ने और की जगह एंड की जगह और लिख दिया, तो क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला, ना तो 1 है और मतलब हिंदी वाला और ना, तो चलो मैं इंग्लिश में बोलूँ, CH इज नॉट इक्वल टू 1 एंड नॉट इक्वल टू 2 एंड नॉट इक्वल टू 3 एंड नॉट इक्वल टू 4। भाई इनमें से कुछ भी नहीं है, इसके अलावा ही कोई वैल्यू है। तो मैंने वहाँ गलती से क्या लिख दिया था, और। भाई देखो समझना बात को, और के केस में जब मैंने आपको ट्रुथ टेबल बताई थी तो मैंने आपको याद करना बताया था, और के केस में क्या था कि अगर कहीं भी कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो पूरी एक्सप्रेशन को ट्रू मान लेता है। तो देखो मैंने 1 प्रेस किया था तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई थी, बट और लगा हुआ था यहाँ एंड के रिप्लेसमेंट में और था, तो यहाँ ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई कि 1 इज नॉट इक्वल टू ट्रू।
मैंने 1 प्रेस किया था तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2 मतलब ट्रू हो गया। और इसके बाद ये वाली कंडीशन भी ट्रू थी, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3, और ये वाली कंडीशन भी ट्रू थी, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो 3 कंडीशन आपकी ट्रू थी और 1 कंडीशन आपकी फॉल्स थी। तो और के केस में क्या होगा, जैसे ही पहली कंडीशन आपकी ट्रू होती है, मतलब कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो पूरे एक्सप्रेशन को वो ट्रू कर देगा। अब यहाँ आप सोचो, जब आपने प्रेस किया 7, तो 7 नॉट इक्वल टू 1 एंड 7 नॉट इक्वल टू 2 एंड 7 नॉट इक्वल टू 3 एंड 7 नॉट इक्वल टू 4, तो कुछ भी अपना यहाँ पर ट्रू नहीं था। और जब मैंने एंड लगा रखा है तो एंड के केस में क्या होता है, सारी कंडीशन ट्रू होगी तभी ट्रू आएगा, कोई सी भी एक फॉल्स होगी तो फॉल्स आएगा। ये चीज़ हमने समझी थी एंड ऑपरेटर जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए ये इनवैलिड चॉइस को नहीं दिखा रहा था। जब मैंने 7 लिखा तब तो इनवैलिड चॉइस को दिखा दिया, लेकिन जब मैंने 1 लिखा तो 1 के केस में देखो 1 एंटर करने पर क्या हुआ, 1 नॉट इक्वल टू 1, 1 नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। बाकी सारी कंडीशन तो थी ट्रू, लेकिन एक पहली कंडीशन हमारी फॉल्स थी। मैंने क्या बोला, एंड के केस में क्या होना चाहिए, सारी की सारी कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी पूरे एक्सप्रेशन को, पूरी कंडीशन को ये ट्रू मानेगा। ठीक है, तो पूरी एक कंडीशन आपकी फॉल्स थी तो इसलिए इसने इनवैलिड चॉइस को प्रिंट नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर और की जगह मुझे एंड ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ा, जो कि मैंने पिछली बार गलती करी थी। गलती से क्या लिख दिया था, और लिख दिया था, वो मुझे और नहीं लिखना चाहिए था। आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, एंड और का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। कहीं सी एक भी, कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो और में ट्रू हो जाता है सब, लेकिन एंड में सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी एंड में तभी सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। इसको हम एक बार और रन करा कर देखते हैं। देखो मैंने रन कराया और इस बार फिर से वही मेन्यू आ गया हमारे पास। इस मेन्यू में अब की बार मैंने बोला 3 किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैं एंटर करता हूँ 4 मल्टीप्लाई 7, 4 7 जा 28, ये आपका करेक्ट रिजल्ट आ गया। एक बार रॉन्ग वाली वैल्यू एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, फिर से आपको पता लग जाएगा कि देखो करेक्ट रिजल्ट नहीं, अब की बार रिजल्ट कुछ नहीं देगा, लेकिन रिजल्ट में क्या देगा, रॉन्ग चॉइस देगा। मैंने एंटर किया 5 तो इनवैलिड चॉइस दे दिया। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि एक तो पहली बात तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाया कैसे जाता है, उसके साथ हमने इस मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम को बनाया कि इसमें है इफ़ के अंदर बनाया है। अब इस इफ़ की बजाय इस मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम को मुझे अगर इफ़ एल्स के साथ बनाना हो तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, समझना बात को। अच्छा, इसमें इफ़ में बनाने में प्रॉब्लम कहाँ है, इफ़ में बनाने में प्रॉब्लम कहाँ है, देखो सुनना, प्रॉब्लम क्या होगी। अगर मैंने चॉइस 1 प्रेस करी तो 1 प्रेस करने के बाद 1 प्रेस करा तो मतलब ये वाला ही केस ट्रू था, हम जानते हैं ये वाला ही केस ट्रू था, और उसके बाद मैंने जितनी भी कंडीशन लगाई है वो सारी कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है तो लॉजिकल बात है कि भाई इतना ही काम होना चाहिए, उसके आगे वाला काम चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मुझे मालूम है कि ये पहली ही कंडीशन ट्रू हो गई, उसके बाद में जितनी भी कंडीशन लिखी हुई वो सारी फॉल्स हैं, तो फॉल्स हैं तो उनका काम होगा ही नहीं। कंडीशन फॉल्स होने के बाद में अंदर का काम ही नहीं होगा। तो इसलिए मुझे क्या होना चाहिए, मेरे एग्जीक्यूशन में क्या होना चाहिए कि इनको चेक ही नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होगा, कंपाइलर तो, क्योंकि मैंने क्या लगाया, इफ़ लगाया, तो ये क्या करेगा, ये अगर कंडीशन पहली ट्रू है तो ये टास्क तो परफॉर्म कर देगा, बट उसके बाद सेकंड कंडीशन को भी चेक करेगा, सेकंड कंडीशन को भी चेक करेगा। ये फॉल्स हो गई तो थर्ड कंडीशन को भी जाकर चेक करेगा, फॉल्स हो गई फिर फोर्थ को भी जाकर चेक करेगा, और उसके बाद में जो हमने फिफ्थ कंडीशन लगाई उसको भी जाकर चेक करेगा, भले ही कोई इनका काम करे या ना करे। तो ये इशू आ रहा है इस केस में। मतलब ऐसे आउटपुट वाइज बिल्कुल सही है, बट अगर बोलें तो कोड जो है वो एक तरह से ऑप्टिमाइज कोड नहीं है, प्रोसेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एल्स लगा सकते हैं। कि मैंने बोला एल्स, एल्स में क्या लिख दिया मैंने, इफ़, एल्स में लिख दिया इफ़, और ये जो इंडेंट कर दिया, जो मेरा सेकंड वाला इफ़ है इसको मैंने इफ़ एल्स में कर दिया, इंडेंट कर दिया। मैंने क्या बोला, अगर 1 नहीं है ना, 1 नहीं है तो 2 हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इफ़ CH इज़ नॉट इक्वल टू 1, सॉरी CH इज़ इक्वल टू 1, तब तो ये वाला काम करना है। एल्स के बाद में आके फिर से एक बार कंडीशन चेक करें। कौन सी कंडीशन चेक करें, क्या कंडीशन ट्रू वाली ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सेकंड वाला काम कर लेगा, और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो मैंने क्या बोला, किसका, सेकंड वाली जो कंडीशन, मतलब यहाँ 2 CH इक्वल टू 2,
ये भी फॉल्स हो गया तो मैं इसको भी क्या लिख दूंगा, एल्स लिख दूंगा। अब आप देख रहे हो एक एल्स यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये बाहर की साइड अलाइन है, इसलिए क्यों, क्योंकि ये इस इफ से अलाइन है, और इस इफ का सेकंड इफ का एल्स अब मैं लिख रहा हूँ, इसमें मैंने लिख दिया यहाँ। ये वाला कोड सारा मेरे को क्या करना होगा, आगे को लिखना होगा, ठीक है, ये आगे को लिख दिया। अब थर्ड वाला जो चॉइस है, सपोज करो ये अगर ट्रू हो गया तब तो ये वाला टास्क परफॉर्म होना है, हमारा मल्टीप्लिकेशन होना है, लेकिन अगर ये थर्ड वाला टास्क, थर्ड वाली कंडीशन फॉल्स है तो क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, एल्स लिख दोगे। अब एल्स लिख दोगे, देखो अब ये इनसाइड एल्स लिखना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इन सबको आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ठीक है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मैंने क्या बोला, किसके अंदर आ जाएंगे हम, यहाँ लिख देंगे एल्स, और ये जो हमारा लास्ट कंडीशन है उसको अपन लिखेंगे आगे। आप कहोगे सर ये बिल्कुल अंदर की तरफ सारा इंडेंट हो रहा है, हाँ जी, सारा की तरफ अंदर, सारा का सारा अंदर की तरफ इंडेंट होगा। इस कोड को अपन रन करके देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये केवल कोड देखना, वीडियो देखने, इन चीज़ों से आप लोगों को नहीं समझ में आएगा जब तक आप खुद से नहीं करोगे। खुद से करोगे और दिमाग लगाओगे इसमें, तभी आपको समझ में आएगा। जब आप खुद करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि प्रिंट कैसे लिख रहा हूँ, प्रिंट में कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, इनपुट में कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, इफ़ कंडीशन लिखने में कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। और आप जब आप उन एरर्स को रिमूव करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सी एरर आती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे उस एरर को रिमूव किया जाता है, मतलब अगर कोई बग आती है तो उसको डिबग कैसे किया जाता है। ये तभी होगा जब आप करके देखेंगे इस कोड को। पहली बार आप देख के करें, जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ मैं देख कर तो कर लेता हूँ, कॉपी में लिख लिया, देख के कर लिया, उसके बाद में अगर आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ मैं देख के तो कर लिया, अब आप उसको बिना देखे कीजिए। ओके, तो चलिए इसको रन करते हैं, चेक करते हैं कोड में कहीं गलती है क्या नहीं। ओके, अनएक्सपेक्टेड, यहाँ सॉरी मैंने यहाँ देखो अब कॉलन लगाना भूल गया मैं, तो एरर आ गई। देखना आप, मुझे पता लग गया कैसे, क्या लिखा हुआ है, इस लाइन पे बता रहा है कि एक्सपेक्टेड कॉलन। तो सिंपल सी बात है कि एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे ये कॉलन, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कॉलन, किस लाइन पर, इस एल्स की जगह। हम जानते हैं एल्स के साथ में अपने को कॉलन लगाना होता है, मैं कॉलन लगाना भूल गया था, तो कोई बात नहीं, रन करूँ। अब देखो फिर से वही मेन्यू हमारे सामने आ गया, फिर से वही मेन्यू आ गया। चलो अब की बार मैं फिर से वही रॉन्ग चॉइस एंटर करता हूँ। मैंने रॉन्ग चॉइस एंटर करी, इससे 6 एंटर करा तो यहाँ आ गया इनवैलिड चॉइस, मतलब हमारा वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है देखो, पहले ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ये फॉल्स हुई तो इस एल्स पे गया, इस एल्स में इसको फिर से इफ़ मिला, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, फिर ये गया एल्स पे, इस एल्स में फिर से इसको इफ़ मिला, फिर से इसको इफ़ मिला तो ये आ गया एल्स पे, कोई सा टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा, एल्स पर आया, इस एल्स के अंदर फिर से इसको एक और इफ़ मिला, ये कंडीशन भी हो गई फॉल्स, क्योंकि मैंने वैल्यू क्या एंटर करी थी 6 इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होते ही एल्स पे जाएगा, एल्स पर जाएगा तो अब यहाँ चेक करा इसने कि क्या लिखा हुआ है, 6 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, 6 नॉट इक्वल टू ट्रू 2, कंडीशन ट्रू, 6 नॉट इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, 6 नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। तो सारी कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए अब यहाँ इसने क्या कर दिया, इनवैलिड चॉइस प्रिंट कर दिया। हमारे पास पाइथन ने इनवैलिड चॉइस प्रिंट कर दिया। इसी चीज़ को अब अगर मैं देखो, एक काम और देखना, समझना ध्यान से, मैं अब की बार वैलिड चॉइस देता हूँ। इनवैलिड चॉइस की जगह मैंने वैलिड चॉइस लिखा, मैंने लिखा 2, जो कि सब्ट्रैक्शन के लिए है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए तो हमारे से क्या कह रहा है, फर्स्ट वैल्यू एंटर करो, मैंने कहा फर्स्ट वैल्यू है मेरी 50, सेकेंड वैल्यू 30, रिजल्ट आ गया 20, लेकिन इस बार इनवैलिड चॉइस नहीं लिखा हुआ आया। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि इस बार क्या हुआ। अब आप समझना इसने क्या करा, इसने जो बात मैं बोल रहा था समझना। ये कंडीशन हो गई, हमने CH की वैल्यू क्या एंटर करी थी, 2 एंटर करी थी, तो 2 इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसके एल्स पार्ट पर जाएगा, एल्स पार्ट पर जाएगा, यहाँ चेक करेगा, वो पहला वाला काम नहीं किया, और CH इक्वल टू 2, इसके एल्स पार्ट, ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो ट्रू हो गई तो ये वाला काम कर देगा और एल्स पार्ट पर नहीं जाएगा, ये पहला वाला काम कर देगा। पहले वाले काम में क्या लिखा हुआ था कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू, हमसे 2 वैल्यू रीड कर ली, दोनों को रीड करके माइनस करके
मतलब सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट में सेव किया और रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, और यहाँ से ही हमारा कंट्रोल बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ, इफ़ और उसके बाद एल्स। इस एल्स पर तो वो तब जाता जब ये कंडीशन फॉल्स होती, लेकिन तो पहली तो कंडीशन फॉल्स हुई नहीं, ये तो ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो मतलब केवल ये एक काम किया और आगे वाला काम इसने चेक ही नहीं किया, कंट्रोल ने आगे वाले टास्क को चेक ही नहीं करा, तो ये बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप केवल इफ़ लिखते तो क्या होता, पहली कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी सेकंड कंडीशन को चेक किया, सेकंड कंडीशन ट्रू होने के बाद भी आगे की जितनी भी कंडीशन थी उन सबको चेक करता, अगर आप केवल इफ़ लिखते तो। लेकिन अभी क्या करा इसने, बस इसको मालूम था भाई यहाँ एल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से, कौन से दोनों में से, एक पहली चीज़, फर्स्ट टास्क कौन सा है ये, और सेकेंड टास्क कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक, इनमें से कुछ करना है। ठीक, तो आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा। अभी थोड़ा सा धीरे धीरे अगर आप समझोगे ना तो क्या होता है, प्रोग्रामिंग थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस से ही आती है। आपको वीडियो नहीं समझ में, वीडियो में कहीं क्वेरी है, कुछ अगर चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं, क्वेरी बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो को पीछे करके देखोगे थोड़ा सा तो भी आपको रिवाइज होगा, समझ में आएगा। कोशिश करेंगे तो सब कुछ होगा, सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है बेटा। प्रोग्रामिंग कीजिए और समझते रहिए। इस चीज़ को मैं और थोड़ा आगे इजी करेंगे, इसको हम थोड़ा और इसको इजी करेंगे। अब जो जैसे हम इफ़ एल्स के साथ एलिफ जब पढ़ेंगे तो उस कोड में थोड़ा और इजी हो जाएगा। अभी आप एल्स के साथ थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है। एलिफ करेंगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि एलिफ को ही स्टडी करें, ठीक है। इफ़ एलिफ एल्स वो वाला जो पार्ट हमारा रह गया है कंट्रोल स्टेटमेंट का, वो हम कंप्लीट करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी कोडिंग।